हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी अब से तकरीबन 33 से 34 साल पुरानी स्टोरी है। कर्नाटक के करीब एक गांव मौजूद है और वहां पे एक शख्स भगवान दास रहा करता था। ये जो गांव था, ये एक बहुत छोटा सा गांव था और इस गांव के जो रास्ते थे वो तकरीबन कच्चे पक्के रास्ते थे। ज्यादातर हिस्से पे खेती बाड़ी मौजूद थी और इन खेतों के दरमियान एक बीच का रास्ता था जो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाया करता था। उस दौर में इस गांव के अंदर जो बिजली थी वो इतनी ज्यादा मौजूद नहीं थी। कुछ हिस्से में यानी कुछ घरों में बिजली मौजूद थी, जबकि जो एक काफी बड़ा सा हिस्सा था वो अब तक बिजली से महरूम था। आमतौर पे इस गांव के जो लोग थे वो 7:30-8 बजे तक सोने के लिए चले जाया करते थे। तो वैसे ही दिसंबर की एक सर्द रात थी और भगवान दास अपने घर में मौजूद था। इसके जो बाकी घर वाले थे वो इत्तेफाक से एक दूसरे गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। ये भी सोने के लिए पलंग डाल के लेट चुका था कि तकरीबन रात के 11 बजे इसको ऐसा लगा कि इसकी जो छोटी बेटी है उसकी आवाज इसके कानों में सुनाई दे रही है। अब ये समझा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है या फिर मेरा वहम है, लेकिन जब इसने गौर करना शुरू किया तो हल्के हल्के से इसकी जो बेटी थी, जो कि सबसे छोटी बेटी थी, और इस बेटी के अंदर भगवान दास की जान मौजूद थी। तो वाकई में ये जो आवाज़ थी ये उसकी ही आवाज़ थी और वो गेट के बाहर की तरफ से अपने बाप को पुकार रही थी। अब क्योंकि ये आधी गुनूदगी में था, आधा जाग रहा था, तो बिला सोचे समझे ये एकदम से खड़ा हुआ और एकदम से नींद के आलम में गिरता पड़ता गेट की तरफ बढ़ने लगा। इसको ऐसा लगा कि जैसे इसकी फैमिली, खास तौर पे इसकी बेटी वापस आ गई है, और ना सिर्फ वापस आ गई है बल्कि वापस आने के बाद गेट के बाहर खड़े होके इसको पुकार रही है। इसी गुनूदगी के आलम में ये आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ के इसने गेट खोला तो इसने देखा कि इसकी नजरों के सामने एक अजीब सी औरत खड़ी हुई है, जिसका बहुत लंबा सा कद है, बहुत बिखरे बिखरे, बहुत गंदे से उसके बाल हैं और इसकी जो रंगत है वो स्याह है या गंदुमी रंगत है। एक अजीब सा भयानक सा उसका चेहरा था और इस चेहरे के ऊपर उसकी जो आंखें थी वो लाल शोलों की तरह चमक रही थी। अब जैसे ही इसकी नजर उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो भगवान दास ने देखा कि उसके जो पांव थे वो उल्टे पांव थे और गए वक्तों में भगवान दास ने सुन रखा था कि जो चुड़ैलें हुआ करती हैं या जो पिछल पैरी हुआ करती हैं उनके पांव उल्टे हुआ करते हैं। खैर, इससे पहले कि वो यहां से मुड़ता या वापस घर की तरफ आता, एकदम से इसको खांसी होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे एकदम से इसके गले में फंदा लग चुका है। पहले तो ये समझा कि शायद इसको फंदा लगा है, लेकिन अब इसको महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन को या इसके गले को दबाना शुरू कर दिया है। कुछ सेकंड के अंदर अंदर खांसी के साथ साथ इसके गले से खून निकलना शुरू हो गया और यह आहिस्ता आहिस्ता करके गुनूदगी में जाने लगा।
कुछ देर के बाद ये मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुका था और तकरीबन इस सर्दी के आलम में अपने गेट पे ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पड़ा रहा। इत्तफाक से उस जगह से एक दूध वाले का गुजर हुआ और जब उसने भगवान दास को इस हालत में देखा तो उसने फौरन से शोर करके गांव वालों को जमा करना शुरू कर दिया। खैर, भगवान दास के ऊपर पानी डाला गया और जब उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आया तो उसने नीम बेहोशी के आलम में जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सारा का सारा गांव वालों को बता दिया। उसके बाद इसके जो गांव वाले थे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इसको अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन जब वो इसको अस्पताल लेके जा रहे थे तो इसी दौरानिये में भगवान दास की डेथ हो गई। ये जो किस्सा था ये इस गांव का पहला किस्सा था जो 1990 के अशरे में पेश आया था और ये इस कदर खौफनाक किस्सा था, ये इस कदर खौफनाक कहानी थी कि इसको सुनने के बाद पूरे गांव में बल्कि पूरे कर्नाटक में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि रात को 10 या 11 बजे के बाद इस गांव के अंदर एक चुड़ैल घूमा करती है और वो यही करती है कि घर वालों की आवाज में आवाजें दिया करती है और अगर कोई दरवाजा खोल ले तो एकदम से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको गले में फंदे लगने लगते हैं और कुछ देर के अंदर अंदर ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने रात के औकात में इस चुड़ैल को न सिर्फ देखा बल्कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इन वाकयात के साथ कुछ इस तरह के वाकयात भी पेश आए कि अक्सर जब उस चुड़ैल ने घर वालों की आवाज में रात के टाइम में दरवाजे से आवाजें देना शुरू की और अगर गलती से किसी बच्चे ने गेट खोल दिया तो वो जो चुड़ैल थी वो उन बच्चों को अपने साथ लेके चली जाया करती थी। अब एकदम से जब इन वाकयात में, जो कि सच्चे वाकयात थे, इजाफा होना शुरू हुआ तो गांव के जितने भी पंडित थे या जितने भी झाड़ फूक करने वाले थे उन सब ने आपस में राब्ता किया और इस मुश्किल से निकलने की या इस चुड़ैल को काबू करने की कोशिश करने लगे। और काफी तहकीक के बाद या काफी अरसे नुकसान उठाने के बाद इन लोगों को एक चीज का पता चला और ये जो बात थी या ये जो चीज थी एक पंडित ने इन लोगों को बताई थी। उस पंडित के मुताबिक अगर आप अपने घर के बाहर नाले बा लिख के लगा दें तो वो जो चुड़ैल है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी और आपके घर वालों की आवाज में आप लोगों को आवाज नहीं लगाएगी। और जब वो आपके घर में नहीं आएगी या आपके घर वालों की आवाज में आपको आवाज नहीं लगाएगी तो इस तरह से आप उस चुड़ैल के कहर से या उसके आपकी जान लेने से बच सकेंगे। और ऐसे हुआ कि इस मिथ के मुताबिक या इस फोक स्टोरी के मुताबिक कर्नाटक के उस गांव में आज भी लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिख के लगाया हुआ है और जब से इन लोगों ने ये लिख के लगाना शुरू किया है तो जिन जिन लोगों ने अपने घर के बाहर ये लगाया है तो वो ना सिर्फ उस चुड़ैल से महफूज हो चुके हैं बल्कि अब उनकी जानों को कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये एक अजीब सी मिथ है जो उस गांव के अंदर आज भी मौजूद है और ये एक सच्ची कहानी है जो कि आज भी उस गांव के अंदर हर किसी को मालूम है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस आबिदा ने शेयर की है और ये बताती है कि पिछले तकरीबन 40 सालों से ये लोग नूरियाबाद के करीब एक गांव में रहा करते हैं। इस गांव में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो जिन्नात के बारे में या चुड़ैलों के बारे में मशहूर हैं। लेकिन ये जो वाकया है ये इनके अपने साथ पेश आया था तो ये चाहती है कि इस वाकये को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये बताती है कि 1997 या 98 चल रहा था और इनकी एक खाला की बेटी थी जिसकी कुछ अरसे पहले यानी उसी ईयर में शादी हुई थी। अब उसका जो शौहर था वो हैदराबाद में रहा करता था
तो हैदराबाद और नूरियाबाद को जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 या सवा घंटे का डिस्टेंस है। खैर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब इनकी कज़न अपने शौहर के हमरा इनके घर में आई हुई थी, तो इन लोगों ने एकदम से दोपहर के 3 बजे प्रोग्राम बनाया कि करीबी एक झील मौजूद है और उस झील के किनारे पे एक छोटा सा पार्क है, तो क्यों ना हम पिकनिक मनाने के लिए 2 या 3 घंटे के लिए उस पार्क की तरफ या उस झील की तरफ चले जाएं। और एज पर प्लान ये लोग तकरीबन 3:30 बजे निकले। इनका इरादा यही था कि 6 साढ़े 6 बजे तक यानी कि मगरिब से पहले पहले वापस रवाना हो जाएंगे। अब ये जो जगह थी, ये जो लेक पॉइंट था, बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। एक तरफ झील मौजूद थी, दूसरी तरफ बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे और एक छोटा सा जंगल नुमा एरिया था जो इनके गांव और उस लेक के दरमियान में मौजूद था। खैर जब ये लोग उस पार्क में या उस लेक में गए तो इन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया और खेलते खेलते इनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एकदम से मगरिब की अजान शुरू हो गई। अब ये लोग जहां पे मौजूद थे वहां करीब जवार में कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत हल्की सी अजान की आवाज आ रही थी। तो इस आवाज से इनको अंदाजा हो गया कि अब हमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे ना तो लाइट्स मौजूद थी और ना ही कोई आबादी मौजूद थी। तो सबसे पहला खतरा तो जंगली जानवरों का या फिर भेड़िए का था, और उसके बाद ये खतरा था कि ये जो एरिया है यहाँ पे अक्सर चोर या डाकू गुजरा करते हैं। खैर जैसे ही मगरिब की अजान शुरू हुई तो इन लोगों ने जल्दी जल्दी तेज कदमों के साथ वापस अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ से जो इनके गांव का रास्ता था वो तकरीबन 45 से 50 मिनट का रास्ता था और ये रास्ता पैदल रास्ता था। ये बताती है कि इनकी जो कज़न थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा तैयार होके बहुत ज़्यादा संवर के यहाँ पे आई हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल किया हुआ था। हालांकि इनकी जो सास थी उन्होंने कहा भी था कि इतना ज़्यादा तैयार होके या खुशबू लगा के बाहर नहीं निकलना। एक तो वजह ये थी कि माशाल्लाह खुशखबरी थी जो इनको पता चल चुकी थी, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर जैसे ही ये लोग आगे आगे बढ़ रहे थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है इस जंगल से या इस वीरान एरिया से बाहर निकल सकें। इसी दौरानी में जबकि ये लोग उस जंगल नुमा जगह से गुजर रहे थे तो ये बताते हैं कि इनको एकदम से कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई। पहले तो लगा कि शायद ये किसी जानवर की आवाजें हैं, लेकिन जब हमने इन आवाजों पे गौर करना शुरू किया तो ये जो आवाजें थी बड़ी स्ट्रेंज आवाजें थी। कभी लगता था कि जैसे कोई औरत है जो बहुत बुरी तरह चीख रही है, कभी ऐसा लगता था कि किसी बच्ची की आवाज है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्ची है या कोई औरत है जो बहुत बुरी तरह रो रही है। अब जैसे जैसे ये लोग मजीद आगे बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे ये जो आवाजें थी मजीद बढ़ती चली जा रही थी, और एक वक्त ऐसा आया कि इनको लगने लगा कि इनसे तकरीबन 10 या फिर 12 फीट के फासले पे ये जो औरतें हैं वो मौजूद हैं और अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। अब जब इनको लगा कि ये जो औरतें हैं इनके बहुत ज़्यादा करीब मौजूद हैं तो उन्होंने उस सिमत या उस तरफ देखना शुरू किया जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी। ये बताती है कि जैसे ही हम सब ने उस तरफ गौर किया, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे तकरीबन 20-25 दरख्त लगे हुए थे, तो हमने देखा कि उन दरख्तों की बैक साइड पे यानी उनके पीछे की तरफ तकरीबन 10 या 11 लंबी लंबी औरतें हैं जो लाइन से खड़ी हुई हैं। और ना सिर्फ वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं बल्कि अपना मुंह आसमान की तरफ करके या दरख्तों की तरफ देख के कुछ अजीब सी आवाज़ें वो अपने मुंह से निकाल रही हैं। ये जितनी भी औरतें हैं इनके जो चेहरे हैं बड़े खौफनाक चेहरे हैं,
बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चेहरे हैं और इसके साथ साथ इनकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल आंखें हैं। जब हमने इन पे मज़ीद गौर किया तो हमें लगा कि ये जो औरतें हैं, इन सब औरतों के जो चेहरे हैं वो एक जैसे हैं। अब चलते चलते जो हमारे बहनोई थे, यानी जो हमारी कज़न के शौहर थे, उन्होंने हमें कहना शुरू किया कि फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ो और उस तरफ देखना बंद कर दो। जितना जल्दी हो सकता है कदम आगे आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब मज़ीद यहाँ पे रुकना या यहाँ पे टाइम लगाना ठीक नहीं है। खैर, हम सब ने उन औरतों को नज़रअंदाज किया और मुसलसल तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए इस एरिया से आगे निकलने लगे। ये बताती है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चले। अब ये जो रास्ता था ये कच्चा पक्का रास्ता था और इस रास्ते पे इतनी तेज़ी से चलना मुमकिन नहीं था। मुसलसल हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे और शायद मेरे जो बहनोई थे उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो औरतें हैं ये कम से कम इंसान नहीं है। जैसे तैसे करते हम इस एरिया से निकले और जब हम अपने गांव पहुंचे तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका था। खैर, जब हम लोग अपने गांव या अपने घर पहुंचे तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जैसे तैसे अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगे। उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था और जैसे तैसे ये रात गुजरी। अगले दिन जब हमारी कज़न अपने शौहर के हमरा वापस अपने ससुराल पहुंची तो उसके तकरीबन 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें पता चला कि जो हमारी कज़न है उसकी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है। ना सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब हुई है बल्कि वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। हमारे बहनों ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि वो अपने बालों को खींचना शुरू कर देती और जब हम उसको रोकने की कोशिश करते तो अपने आप को छुड़ा के बाहर की तरफ भागना शुरू कर देती। अब मुझे तो अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो कुछ हो रहा है यकीनन ये वहाँ से वापस आने के बाद हो रहा है जिस पार या जिस जंगल में हम लोग घूमने गए थे। खैर, मेरे जो बहनोई थे उन्होंने करीबी मस्जिद से या एक आलिम दीन से राब्ता किया और बिलाखिर जब उन्होंने मेरी कज़न का इलाज करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो बीवी है इसके ऊपर बुरे असरात हो चुके हैं और उसकी वजह यह है कि आप इसको प्रेगनेंसी की हालत में मगरिब के टाइम दरख्तों या जंगलों के करीब लेके गए थे। खैर, जब उन मौलवी साहब ने या उन साहब ने इलाज करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारी कज़न थी उसकी तबीयत नॉर्मल होना शुरू हो गई। लेकिन तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो देखते ही देखते ख़त्म हो गई। एकदम से उसको दर्द उठा और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने यही कहा कि इसका मिसकैरेज हो चुका है। उसके बाद जो हमारी कज़न थी वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके उसको जब समझाया गया या उसका मुकम्मल इलाज किया गया तो कुछ अरसे बाद उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और इस टाइम गुजरने के दौरान मुतादिद बार हमें पता चला कि जो हमारी कज़न है वो प्रेग्नेंट है और उसके घर में खुशखबरी है। लेकिन जैसे ही ये खुशखबरी सबको पता लगती तो उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर उसका ना सिर्फ मिसकैरेज हो जाता बल्कि उसके मिसकैरेज का एक अजीब सा रीज़न बनता। आज भी हमारी जो कज़न है उसकी वैसी ही हालत है और अब तक वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें आज भी यही लगता है कि उस दिन जो हम पिकनिक पे गए थे या ख़ास तौर पे उस लेक के किनारे या उस जंगल में गए थे और जब से हमारा उन औरतों से या उन चुड़ैलों से सामना हुआ था तब से हमारी कज़न के साथ ये मसले मौजूद हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी।
दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।